हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन किया जा रहा है बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप स्वतः बना लेते हैं तो आप समझिए कि आप बिहार बोर्ड में भी बना लेंगे, और इसका बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे देखना ना भूलेंगे। अब 57 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है 12th क्लास इंग्लिश बुक प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फॉर स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए, जो ही बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है उसका डिटेल एनालिसिस है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे, टाइम को यूज करते हुए, मतलब टाइम को बर्बाद ना करते हुए। 57 नंबर जो क्वेश्चन है, जॉर्डन इज ए डॉट डॉट पोएट। यह जो क्वेश्चन पूछा है बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2019 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि जॉर्डन क्या है। तो जॉर्डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। तो यह जो क्वेश्चन है यह कहाँ से लिया गया है? तो एक चैप्टर आपको पढ़ना था 12th क्लास के पोएट्री सेक्शन में, स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो नामक क्या है, एक चैप्टर है। ठीक है ना, तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है, जिसके जो पोएट हैं उनका नाम है जॉर्डन। पोएट का नाम क्या है? जॉर्डन नाम है। ठीक है ना, और जॉर्डन के पत्नी के नाम कहा जाए तो अन्नेमोर है, और अगर विलियम शेक्सपियर के पत्नी का नाम पूछा जाए तो फिर एन्ने हैथवे है। ठीक है, क्या है? एन्ने हैथवे। ये विलियम शेक्सपियर के पत्नी हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डबल एन होगा, आपसे पूछा जाए कि जॉर्डन की पत्नी का नाम तो अन्ने मोर है, मतलब छोटा सा जो कन्फ्यूजन है इसको हमने दूर करने की कोशिश किया है। अन्ने मोर रहेगा तो जॉर्डन की पत्नी, अगर एन हैथवे रहेगा तो विलियम शेक्सपियर की पत्नी। तो जॉर्डन का जो जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में जॉर्डन जन्म लेते हैं और 1631 ईस्वी में मर जाते हैं। ठीक है ना, 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1572 ईस्वी में जन्म लेते हैं। ठीक है, इन्हें मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है। इनका जन्म लंदन में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था मित्रों? इनका जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था। ठीक है, और इनको जो जन्म हुआ था एक समृद्धशाली रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? रोमन कैथोलिक फैमिली में। मतलब वो इनका जन्म तो हुआ रोमन कैथोलिक में। ठीक है ना, जो कैथोलिक धर्म है मानने वाले परिवार में इनकी जन्म हुआ, लेकिन उस समय जो इंग्लैंड था वह एंटी कैथोलिक था। ठीक है ना, वह जो इंग्लैंड था उस वक्त क्या था? एंटी कैथोलिक था। एंटी कैथोलिक कहने का मतलब हुआ कि कैथोलिक धर्म के विरुद्ध चल रहा था उस वक्त। ठीक है, जिसका एक परिणाम भी भुगतना पड़ा था जॉर्डन को, कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फोर्सफुली बाहर निकाल दिया गया था विदाउट डिग्री के। ठीक है ना, मतलब बिना डिग्री के उनके धर्म के कारण ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बलपूर्वक बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है ना, तो हालांकि इन्होंने अध्ययन जो किया है, अध्ययन इन्होंने न कानून के भी किया था, लॉ का भी प्राप्त किया था उन्होंने, और थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र का भी अध्ययन इन्होंने किया था। ठीक है, आप जानते हैं कि जॉर्डन ने क्या कारनामा किया था। जॉर्डन ने जहाँ पे यह ठहरे हुए थे, जॉर्डन जो इसके आश्रयदाता थे उन्हीं की भतीजी से जॉर्डन ने विवाह कर लिया था, शादी कर लिया था। अब भाई शादी कर लिया था तो इन्हें जेल भेज दिया गया था कुछ समय के लिए, इनको जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, शादी विवाह करना तो गुनाह नहीं है, लेकिन इन्होंने उनके जो भतीजी हैं जो आश्रयदाता थे उनसे शादी कर लिए थे, इसलिए जेल जाना पड़ा था। फिर बाद में जाकर के इसको अप्रूवल मिला तो जाकर के फिर इन्हें छोड़ दिया गया था, रिहा कर दिया गया था, लेकिन जेल तो जाना पड़ा ही था। तो जो पैट्रॉन्स निश थे, जो आश्रयदाता के भतीजी जो थे, जिसका नाम था अन्ने मोर। क्या नाम था? अन्ने मोर। तो इनका जो ब्याह हो जाता है किनसे हो जाता है? अन्ने मोर से इनका ब्याह हो जाता है। ठीक है ना, किनका विवाह होता है? जॉर्डन का विवाह हो जाता है। ठीक है, इन इन और 1615 ईस्वी में 1615 ईस्वी में यह क्या करते हैं
कि स्वीकार करते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो पुजारी ये सब चीज़ होता है ना, एंग्लिकन चर्च के एक बोल सकते हैं कि महंत जी, मतलब वो बन जाते हैं, ठीक है ना, मतलब उपदेशक बन जाते हैं और अपने टाइम का एक ग्रेटेस्ट प्रीचर्स मतलब पुजारी के रूप में फिर उभरते हैं उसमें बहुत जल्दी, ठीक है। और इनके बारे में अगर मैं बता दूं और बात है, तो इनका जो वेल नोन है, वे ये जो जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं, इसको हम बतला देते हैं। ये जाने जाते हैं सॉन्ग्स एंड सन्नेट के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? सॉन्ग्स एंड सन्नेट। सन्नेट किसको बोलते हैं? जो 14 लाइन की जो पंक्ति होती है उसको सन्नेट बोलते हैं। सॉन्ग तो जानबे करते हैं गाना, ठीक है ना। सॉन्ग्स एंड सन्नेट के लिए जाने जाते हैं। और यह सटायर भी लिखते थे। सटायर मतलब प्रहसन। प्रहसन कहने का मतलब जो चुटकुला टाइप के होता है ना, उसको बोलते हैं। जैसे प्रहसन का हो या फिर चुटकुला टाइप के जो चीज़ होता है, हंसाने वाला चीज़, वो तो सटायर भी लिखा करते थे। और ये इलेगी भी लिखते थे। इलेगी मतलब क्या होता है? शोक गीत, है ना। शोक गीत है ना, शोक मतलब कष्ट होता है, तो उस समय की जो गीत होती है वह भी लिखा करते थे। और ये सरमन्स भी लिखते थे, ठीक है ना। जाने जाते हैं सरमन्स भी लिखने के लिए। सरमन्स का मतलब होता है प्रवचन, ठीक है ना। क्या लिखते थे? प्रवचन भी लिखा करते थे, ये प्रवचन भी लिखते थे, ठीक है। तो इस तरह से जर्नल के बारे में मैंने पूर्ण जानकारी देने की कोशिश किया है। और अब जो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में आखिर कहा किया जा रहा है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। जब तक आप नहीं सीखते हैं तो आपकी समस्याएं अपने उभरी की उभरी रह जाएगी, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। तो 58 नंबर जो क्वेश्चन है इसको बतलाने की कोशिश करेंगे कि 58 नंबर क्वेश्चन के जो राइट आंसर है वो क्या है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप आंसर दे चुके होंगे, तो मैं बताता हूँ कि डॉट डॉट वे आर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, ठीक है। मतलब जो छोटे गांव में संतुष्ट रहते थे, तो कैसे व्यक्ति जो थे से छोटे गांव में संतुष्ट रहना पसंद करते थे। तो जो हमारे एंसेस्टर थे, जिसको पूर्वज बोलते हैं, अपने छोटे गांव में ही रहना पसंद करते थे। कहाँ पे? हमारे जो एंसेस्टर है, आवर एंसेस्टर्स वे आर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, है ना। मतलब कि छोटे गांव में रहना पसंद करते थे, ठीक है ना। संतुष्ट रहते थे कि गांव में हम छोटे गांव में ही रहेंगे। तो यह जो क्वेश्चन है वह कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से क्वेश्चन लिया गया। कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ठीक है ना। एक प्रकार की क्या है यह? ऐसे है, मतलब निबंध है, ठीक है ना। जिसको किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था, ठीक है। महात्मा गांधी जी का जन्म कब होता है जी? महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी की इनकी जन्म होती है, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु नाथूराम गोडसे के हाथों होता है। जो महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल जो किया था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, किसका इस्तेमाल किया था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, हमेशा यही पर आधारित रहते थे। सत्य बोलना और अहिंसा पर इन्होंने आंदोलन करते रहते थे, ठीक है ना। तो सत्य और अहिंसा इनका एक चीफ वेपन्स था, जिसको बोल सकते हैं कि मुख्य हथियार, है ना। इनका क्या था? यह एक प्रकार के चीफ वेपन्स था, मतलब मुख्य हथियार था यह, सत्य और अहिंसा। और इसी के बल पर 1915 ईस्वी में जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे, 1916 का जब अधिवेशन हुआ था, तो राजकुमार शुक्ल आया था और चंपारण की समस्या को सुलझाने के लिए, समझने के लिए, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह इनका हुआ। उसके बाद फिर इनके बहुत सारे सत्याग्रह होता चला गया, खेड़ा चलता हुआ, अहमदा, फिर असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह से आंदोलन होता रहा, ठीक है ना। और अंततः 1947 से हमारे देश की आज़ादी मिल जाती है। और 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको मार दिया जाता है, ठीक है ना। इतना पागल नाथूराम गोडसे था कि क्या मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। नाथूराम गोडसे ने जो महात्मा गांधी को मारा, नाथूराम गोडसे का क्या योगदान था इसमें? बताइए, स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान था नाथूराम गोडसे के?
कोई योगदान नहीं था। महात्मा गांधी ने क्या किया, इसको तो इस वीडियो में थोड़े शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मैं जितना भी उनके बारे में बोलूँगा बिल्कुल कम होगा। आप सत्य इतिहास पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसी प्रकार की 2-4 रुपया किताब को पढ़ करके आप, या फिर जो किंवदंतियाँ होती है उसको पढ़ करके आप दूसरों को बतलाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि गलत हिस्ट्री नहीं बतलाई जाती है, ठीक है ना। किसी के बारे में आप गलत नहीं बोलेंगे। तो महात्मा गांधी ने जो ये सब इस्तेमाल किया, इनका एक पत्रिकाएं भी निकलती थी, यंग इंडिया। क्या निकलती थी? यंग इंडिया नाम से पत्रिकाएं भी निकलती थी। और ये इनका एक ऑटोबायोग्राफी था। इनका क्या था? एक ऑटोबायोग्राफी था। उस ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? आप लोग बतला सकते हैं मित्रों कि ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसका क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है ना। क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम है किसको? जो महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। द फादर ऑफ नेशन भी इनको कहा जाता है। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, मतलब राष्ट्रपिता के भी नाम से जाना जाते हैं। इन्हें हम बापू भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? बापू भी कहते हैं, ठीक है ना। फादर ऑफ नेशन या बापू भी कहते हैं इनको, ठीक है ना। राष्ट्रपिता जो कहे थे, ये सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे। इनको राष्ट्रपिता के नाम से सम्मानित किए थे, मतलब उपाधि दिए थे, ठीक है ना। तो यह एक प्रकार के स्पिरिचुअल लीडर भी थे। अगर हम बोले कि राजनीतिक क्षेत्रों से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, है ना। स्पिरिचुअल लीडर मतलब आध्यात्मिक नेता थे, ठीक है ना। पॉलिटिशियन से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे, चिंतन मनन करने वाला जो व्यक्ति होती है, ठीक है ना, वो भी ये व्यक्ति थे। तो हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में बतलाने की कोशिश किया है, ठीक है ना। डिटेल एक्सप्लेनेशन। फिलहाल इसका जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही होगा, आवर एंसेस्टर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2020 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 59वां नंबर क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो 59 नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों, एंड स्टॉप्ड, क्या है? एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर इज फ्रॉम। आप जानते हैं कि यह कहाँ से उद्धृत है? यह स्नेक वाला से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? स्नेक से। यह किस चैप्टर से लिया गया है? स्नेक से लिया गया है, ठीक है ना। स्नेक से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, स्नेक से लिया गया है, जिसके जो राइटर है D.H. लॉरेंस है। कौन है? D.H. लॉरेंस है। क्या है? D.H. लॉरेंस है। D.H. लॉरेंस का जो पूरा नाम होता है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। इसका पूरा नाम क्या है? डेविड डेविड हर्बर्ट हर्बर्ट लॉरेंस इसका पूरा नाम है, ठीक है ना। इस डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, इनका जो जन्म हुआ था इंग्लैंड में 1885 ईस्वी में हुआ था, और 1930 ईस्वी में मर जाते हैं डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। 1885 में जन्म होती है D.H. लॉरेंस का, और 1930 ईस्वी में यह मर जाते हैं। मतलब जब 15 साल के होंगे तो उतना तो लिख लाख नहीं कर रहे होंगे उतना, मतलब 1900 के बाद ही कर रहे होंगे, इसलिए हम 20th सेंचुरी क्या हम उनका राइटर मान सकते हैं, पोएट मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने सेंचुरी भी डिसाइड करने के लिए आपको बतला दिए थे। एक प्रकार के पोएट भी थे, और पोएट के साथ में जानते हो क्या थे? पोएट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे। नोवेलिस्ट कहने का मतलब हुआ कि यह उपन्यासकार भी थे, और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी लिखते थे, ठीक है ना। शॉर्ट स्टोरी राइटर भी इनको कहा जाता है। छोटी मोटी जो कहानियाँ हैं ये लिखा करते हैं। यह निबंधकार भी थे। क्या थे? निबंधकार, मतलब जिसको हम एसेइस्ट बोलते हैं। तो यह क्या थे? निबंधकार भी थे, ठीक है ना, जिसको एसेइस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो बहुत तरह के इनके पास गुणवत्ता थी। इनकी जो रचनाएं हैं वह है, मुख्य रचनाओं में आता है सबसे पहले सन्स एंड लवर्स, है ना। मुख्य रचनाओं में जो नोवेल इनका सन्स एंड लवर्स है, जिसको प्रकाशित किया गया था 1913 ईस्वी में। कब किया गया था? 1913 ईस्वी में। सन्स एंड लवर्स हो गया। अगला जो है द रेनबो हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि
द रेनबो नामक बुक किसका है? तो याद रखिएगा D.H. लॉरेंस का है। किनका है? D.H. लॉरेंस का है यह बुक, ठीक है ना। D.H. लॉरेंस का यह किताब है। अगला अगर पूछेगा कि वोमेन इन लव किसका लिखा हुआ बुक है, तो हम बोलेंगे कि D.H. लॉरेंस का लिखा हुआ किताब है। अगर आपसे पूछेगा लेडी चैटर लेडी चैटरलीज लवर, तो लेडी चैटरलीज लवर यह जो बुक है, ये भी जो बुक है वह इन्हीं का है लिखा हुआ, D.H. लॉरेंस का लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो लेडी चैटरलिस जो लवर जो किताब है, ये बहुत बिल्कुल हायर सेक्सुअल वाला है, ठीक है ना। हायर सेक्सुअल वाला है, आप समझिए गए होंगे सेक्सुअल के मतलब। तो इसके बारे में पूर्ण रूप से लिखा गया है, इसलिए 1959 ईस्वी में शायद ऐसा ही कुछ करके इन्हें बैन लगा दिया गया था। क्या लगा दिया गया था? बैन लगा दिया गया था, ठीक है। कब लगा दिया गया था? 1959 ईस्वी में इस बुक पर बैन लगा दिया गया था इंग्लैंड में पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो 1960 ईस्वी तक कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा इन्होंने, ठीक है। D.H. लॉरेंस का जो बुक है, बुक का नाम क्या है जो हाईली सेक्सुअल से भरा हुआ है? लेडी चैटरलिज लवर। अगला जो इनका किताब है द ट्रेस पासर है, ठीक है ना। द ट्रेस पासर इनका किताब है, द ट्रेस पासर है, जो कि 1912 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो है वह द वाइट पीकॉक है। क्या है? द वाइट पीकॉक। कौन सा है? द वाइट पीकॉक है। क्या है? द वाइट पीकॉक, मतलब जो उजला मोर है ना। तो द वाइट पीकॉक 1911 में छपी थी। और किताब इनका है द प्लम्ड सरपेंट नामक भी बुक इन्हीं का है, ठीक है ना। और बुक है इनका, ये जैसे जितना पोयम है उसका कलेक्शन है, तो इसका नाम क्या है? द ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। क्या नाम है? ए कलेक्शन ऑफ पोएम, जो कि 1900 लगभग 9 या कुछ में लिखा गया था। क्वेश्चन 1909 में लिखा गया था, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, ठीक है। तो हमने स्नेक के बारे में बतलाने की कोशिश किया है। अब हम लोग चलते हैं, हालांकि इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। और अब हम चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? 60 नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों, वह है एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डॉट डॉट लोनली ऑन द सेपरेट नीच, ठीक है ना। तो जो एक्टिव हैंड्स है, ठीक है ना, लोनली ऑन द सेपरेट नीच। तो यह जो क्वेश्चन है मित्रों, यह कहाँ से लिया गया है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, ठीक है ना। कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है? आपको एकदम बिल्कुल पहचान में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन आखिर लिया कहाँ से गया है, ठीक है ना। तो कहाँ से लिया गया मित्रों? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया, जिसके जो पोएट हैं वो कौन है मित्रों? W.H. ऑडेन है, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया? द लीव्स नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कहाँ से लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नामक चैप्टर से यह लिया गया है, जिसके जो राइटर हैं वह हैं, जो पोएट हैं W.H. ऑडेन हैं। कौन है? W.H. ऑडेन है। इनकी जो जन्म हुई थी मित्रों, जन्म हुआ था W.H. ऑडेन को 1907 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1973 ईस्वी में। 1907 में W.H. जन्म लेते हैं और डाइड हो जाता है कब? 1973 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। W.H. ऑडेन की मृत्यु हो जाती है। इंग्लैंड में ही ये जन्म लेते हैं, ठीक है ना। ये भी इंग्लैंड के ही हैं, W.H. ऑडेन जी जन्म लेते हैं इंग्लैंड में, लेकिन फिर वह इंग्लैंड को छोड़ देते हैं 1939 ईस्वी में। 1939 में क्या करते हैं? इंग्लैंड को छोड़ देते हैं और फिर कहाँ चल जाते हैं? USA में परमानेंटली बसने के लिए चल जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में चल जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनको कहा दिया जाता है एंग्लो अमेरिकन कहा दिया जाता है। क्या कहा दिया जाता है? एंग्लो अमेरिकन। इंग्लैंड में जन्म लिया, अमेरिका में सेटल हो गए, इसलिए यह 20th सेंचुरी के राइटर थे, क्योंकि इनका जन्म ही हुआ था 1907 में। 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी। 19 मतलब बढ़ा के 20वीं शताब्दी के राइटर हुए हैं। इनको पुलित्जर प्राइज से सम्मानित भी किया गया था 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में क्या दिया गया था मित्रों? पुलित्जर प्राइज दिया गया था, ठीक है ना। पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था 1948 ईस्वी में, पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। इनका एक कलेक्शन है
उसमें उस किताब का नाम है द एज ऑफ एंग्जिटी। तो द एज ऑफ जो एंग्जिटी नामक इनका जो बुक है उसी पर दिया गया था 1948 ईस्वी में पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। किसको? W.H. ऑडेन का किया गया था, ठीक है ना। तो जो आप जानते हैं कि ऑडेन से ब्रिटिश में जन्म लिए और इंग्लैंड में जन्म लिए और सेटल्ड हो गए USA में। इंग्लैंड मतलब ब्रिटिश सेम होता है, ठीक है ना। तो और तो इसलिए जा सकता है कि इनका जो लिखने की जो फेजेज है वो दो तरीके से हैं, एक ब्रिटिश हुआ, एक अमेरिकन फेजेज हुआ, ठीक है ना। तो जो रचनाएं इन्होंने की है उसमें से द ओरेटर्स भी है, ठीक है ना। कौन सा रचनाएं की है? द ओरेटर्स। कौन सा किए हैं? द ओरेटर्स भी किए हैं, ठीक है। और कौन किया है? द डांस ऑफ डेथ किए हैं। कौन किए हैं? द डांस ऑफ डेथ नामक बुक भी लिखे हैं। और लिखे कौन सी है? लोक स्ट्रेंजर्स। क्या लिखे हैं? लोक स्ट्रेंजर्स कुछ लिखे लोक स्ट्रेंजर, ठीक है। उसके बाद लिखे अनदर टाइम, स्पेन अनदर टाइम। तो इस तरह की किताब है इनकी। और जानते हैं कि या इंग्लैंड से अमेरिका में चल गए थे तो ज़्यादा से ज़्यादा तो वहीं लिखेंगे। तो इसलिए अमेरिकन फेजेज की जो रचनाएं हैं वह कौन कौन है? न्यू ईयर लेटर। कौन है? न्यू ईयर लेटर। ये अमेरिकन फेजेज की रचनाएं हैं। अगला बुक का नाम है फॉर द टाइम बिंग। फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग। अगला जो है इन्होंने जो लिखी है द एज ऑफ एंग्जिटी लिखी है। अमेरिका में ही जब चल गए थे ना तभी लिखे थे द एज ऑफ एंग्जिटी, है ना। एंग्जिटी की स्पेलिंग क्या हो सकता है? ANXIETY, ठीक है। एंग्जिटी, ठीक है। एंग्जिटी लिखे थे। और एक किताब और है इनका, उसका नाम है द शील्ड ऑफ एक्लिज। द शील्ड ऑफ एक्लिज, ठीक है ना। क्या है? एक्लिज ऐसी करके कुछ नाम है, एक्लिज, ठीक है। तो इस तरह से किताब इनकी थी। अब हम लोग चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। लोनली ऑन द सेपरेट नीज। तो ये जो है लाइन है, किताब का लाइन है, वही दे दिया गया उठा करके। अब हम लोग चलते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो 61 नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों, व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। तो यह जो क्वेश्चन है ये दिया गया है और इसका जो सही उत्तर होगा वह एजुकेशन हो जाएगा, डी ऑप्शन। मतलब एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच, मतलब जाकिर हुसैन के द्वारा विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट। तो एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ये तो लाइन ही दिया गया है कि नहीं। जो शिक्षा होता है एक प्राथमिक यंत्र होता है राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए, ठीक है ना। तो बिहार सेकेंड एग्जामिनेशन बोर्ड के 2020 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमने आपको जाकिर हुसैन के बारे में बतलाया था, ठीक है ना। काफ़ी समय पर, मतलब पिछले ही वीडियो मानो कि हमने जाकिर हुसैन के बारे में बतलाया था कि जाकिर हुसैन का जन्म कब होता है। तो आप जानते हैं कि जाकिर हुसैन का जो जन्म है वह 1897 ईस्वी में होता है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है भारत इज माई होम नामक चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। आप चिंता मत होइए, भारत इज माई होम नामक चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। तो भारत इज माई होम एक प्रकार की क्या है? स्पीच है, ठीक है ना। जिसको स्पीच किसने दिया था? जाकिर हुसैन ने स्पीच दिया था जब राष्ट्रपति के शपथ ले लिए थे उसके बाद, ठीक है ना। क्या किए थे? जाकिर हुसैन ने इसको स्पीच दिए थे, भाषण दिए थे, ठीक है। और 1897 से बेचारे जन्म होता है। इनका जन्म कब होता है? 1897 में जन्म होता है और 1969 ईस्वी में ये मर जाते हैं। जन्म कहाँ होता है? हैदराबाद में इनका जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है? हैदराबाद में जन्म होता है। एक प्रकार के ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स थे, मतलब एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे और साथ में प्रख्यात एजुकेशनिस्ट मतलब शिक्षाविद भी रहे थे, ठीक है ना।
शिक्षाविद भी रहे थे। आप जानते हैं कि यह राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर जनरल भी रहे हैं। 1957 ईस्वी में गवर्नर जनरल रहे थे, ठीक है ना। बिहार का गवर्नर जनरल कब रहे थे? 1957 ईस्वी में गवर्नर जनरल, मतलब राज्यपाल रहे हैं, ठीक है ना। क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं 1957 में। और 1957 में 5 जोड़ते हैं तो 62 होता है। तो 1962 ईस्वी में उपराष्ट्रपति बने थे भारत के, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद फिर 62 और 5 कितना होता है? 67 होता है। तो 1967 ईस्वी में यह भारत के प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे? 1967 में बने थे। और मात्र बेचारे 2 वर्ष रहे और 1969 ईस्वी में इनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। 1971 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया, ठीक है ना। इन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो शपथ लिया था अपने देश को चलाने के लिए, बिल्कुल अपने आप में शपथ लिया था कि हम बिल्कुल एकदम टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर, जो भारत की जो संस्कृति है उसको हम ध्यान में रखते हुए हम इस देश को सेवा करेंगे, ऐसा कहकर इन्होंने शपथ लिया था, ठीक है ना। तो हमने इस चैप्टर के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दे दी। फिलहाल इसका उत्तर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा और 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। अब हम लोग चलते हैं 62वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज। रूपर्ट ब्रूक कहाँ के प्रशंसा करते हैं मित्रों? तो जो रूपर्ट ब्रूक हैं वह इंग्लैंड के प्रशंसा करते हैं। कहाँ करते हैं? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो यह जो क्वेश्चन है द सोल्जर नामक चैप्टर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? द सोल्जर नामक चैप्टर से यह लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? द सोल्जर नामक चैप्टर से। इसके कौन है पोएट जो है से कौन है? रूपर्ट ब्रूक जी हैं, ठीक है ना। एक प्रकार के वार पोएट हैं। इनको क्या कहा जाता है? वार पोएट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट कहा जाता है। और रूपर्ट ब्रूक को कहा जाता है पैट्रियोटिक पोएट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। पैट्रियोटिक पोएट, अगर वार पोएट ऑप्शन में नहीं रहे तो पैट्रियोटिक पोएट पर टिक मारिएगा, क्योंकि पैट्रियोटिक पोएट भी इनको कहा जाता है, ठीक है। रूपर्ट ब्रूक 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में जन्म लेते हैं और 1915 ईस्वी में ही उन्हीं मर जाते हैं इंग्लैंड में ही, ठीक है ना। 1887 में जन्म लेते हैं, 1915 में मर जाते हैं। 1914 से लेकर के 1918 तक 20 युद्ध चल रहा था, ठीक है ना। और उस समय इन्होंने भी भाग लिया था 1915 ईस्वी में, ठीक है ना। इनकी मृत्यु हो जाती है। बेचारे पढ़ाई लिखाई जो किए थे, इनका जो जन्म भी हुआ था एक अच्छे परिवार में हुआ था जिसका हम एकेडमिक फैमिली बोल सकते हैं। और इसके पिताजी हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल के, हाउस मास्टर, जहाँ पे उन्होंने शिक्षा दीक्षा भी की थी। फिर बाद के शिक्षा दीक्षा इन्होंने जो किया वो किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से किया था। कहाँ से किया था? किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से फिर किया था। W. इट्स ने इनके बारे में बोला है, W. इट्स इनके बारे में क्या बोला है कि ये कितना सुंदर कवि जो थे, इतना यंग और सुंदर, मतलब द हैंडसमेस्ट यंग मैन और इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड में इनके जितना सुंदर कवि कोई था ही नहीं। और एक बिल्कुल प्रख्यात पोएट डिस्क्राइब किया है, मतलब W. इट्स ने कहा है इनके बारे में, मतलब किनके बारे में? रूपर्ट ब्रूक के बारे में इतनी सारी बातों को बता देते हैं। रूपर्ट ब्रूक ने जो लिखा है द सोल्जर, ये द सोल्जर क्या है? एक प्रकार की क्या है? सन्नेट है। द सोल्जर क्या है? एक प्रकार की सन्नेट है। सन्नेट हम किसको बोलते हैं? जो 14 लाइन की जो पंक्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सन्नेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इतनी सारी जानकारियाँ दिया इस क्वेश्चन के बारे में। भी हम लोग चलते हैं 63वां नंबर क्वेश्चन। जो 63वां नंबर क्वेश्चन है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से दिया गया है। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। आज जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश का इस्तेमाल जो किया जा रहा है वह जाना जाता है न्यू इंग्लिश के नाम से, ठीक है ना। आज जो नई न्यू इंग्लिश का इस्तेमाल किया जा रहा है वही स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश है। ये 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। तो फिलहाल इसका सही उत्तर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने जो है हमने काफ़ी चीज़ बतलाने की कोशिश किया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए मित्रों। प्रत्येक रात 9 बजे आपको यूट्यूब पर वीडियो जाते हैं। 9 अगर थोड़ा सा अगर कभी देर हो जाता है रिकॉर्ड करने में, चूँकि टाइम की बहुत अभाव है मेरे पास, इसलिए तो लगभग 10 बजे तक तो चल ही जाएगा। 9 साढ़े 9 बजे या 10 बजे तक फिर चल जाती है, रात को जरूर चल जाती है। इसलिए भोर में तो आप यकीनन देखिएगा कि आपके पास कोई वीडियो पहुंचा हुआ रहेगा। और यदि आप रात तक जग रहे हैं तो यकीनन है कि आपके पास वीडियो आ जाएगी,
ठीक है। तो अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर स्किप करके देखते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप केवल 7 या 8 क्वेश्चन सीख पाएंगे। और अगर आप विदाउट स्किप के अगर देखते हैं तो आप इसके साथ हज़ारों क्वेश्चन सीख सकते हैं, आप 100 क्वेश्चन सीखते हैं, 50-40 क्वेश्चन सीख सकते हैं। इतने सारे एक्सप्लेनेशन इसमें किया जाता है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हम इस वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है।